हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेल टाइम्स पर। आपको पूरी कहानी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबर्थ ऑफ प्रोटेक्टर एपिसोड 14। बॉडीगार्ड नंदिनी और नित्या को देखकर बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ बोलते हैं, मैडम आपको हमारे साथ चलना होगा। तभी नंदिनी हिचकी जाते हुए बोलती है, हमें क्यों जाना आपके साथ, हम यही ठीक हैं। आप जाइए, हमें किसी के साथ कहीं नहीं जाना। क्योंकि मैडम हमारे बॉस अद्विक और शिवांश सर ने आपको बुलाया है। हम उन्हें फ़ोन मिला देते हैं, आप उनसे बात कर लीजिए। तभी नंदिनी और नित्य दोनों एक साथ चिल्लाते हुए बोलती हैं, नहीं 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 नहीं, हम चल रहे हैं ना आपके साथ। बॉडीगार्ड, ठीक है, मैं अब तो फिर आप अपना सामान ले आइए। हम आपको यहीं पर इंतजार कर रहे हैं और गलती से भी भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि अद्विक और शिवाय सर ने बोला है कि अगर आपने इस बार भागने की गलती की तो दोनों बॉस हमारे आपको छोड़ेंगे नहीं। नंदिनी और नित्या झूठा मुस्कुराते हुए कमरे की तरफ जाने लगते हैं सामान लेने के लिए। मुंबई पुलिस स्टेशन में कंचना हैरानी से मानसी की बातें सुन रहा था और तभी ही मानसी काउंटिंग शुरू कर देती है। 0.1, 0.2, 0.3। मानसी सही तरीके से 3 बोल भी नहीं पाती, उससे पहले ही एक धड़ाम के साथ दरवाजा टूट जाता है। सभी लोग दरवाजे की तरफ देखते हैं तो वहां पर एक 6 फुट 2 इंच का हटा कटा आदमी खड़ा था, जिसके दोनों हाथों में गन थी और उसके चेहरे पर इस वक्त बेहिसाब गुस्सा झलक रहा था। जिन पुलिस वालों ने मानसी के हाथ पकड़ रखे थे, एक के सर के आर पार गोली जाती है और एक के सीधा आंख में जाकर गोली लगती है। दरवाजे पर और कोई नहीं बल्कि शौर्य था और शौर्य इस वक्त अपनी काली आंखों में आग लिए कंचना को ही घूर रहा था। तभी वहां पर 2 आदमी आते हैं, एक शौर्य की राइट साइड से आता है और दूसरा शौर्य की लेफ्ट साइड से। लेकिन शौर्य कंचना को देखते हुए ही दोनों के सर पर गोली मार देता है और दोनों आदमी वहीं पर गिर जाते हैं। एक एक करके वहां पर सभी आदमी जमीन पर गिरने लगते हैं और दूसरी तरफ क्रियांश भी लड़ रहा था। शौर्य को देखकर क्रियांश ने लड़ना बंद कर दिया था और आराम से जाकर एक टेबल के ऊपर बैठ गया और फिर कंचना की तरफ कंचना का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अबे ओ कंचना, तू तो गया, क्योंकि इस वक्त जिसका हाथ तूने पकड़ रखा है वो शौर्य भाई की जान है जान। ये सुनते ही कंचना एकदम से मानसी का हाथ छोड़ देता है, लेकिन फिर मानसी कंचना का हाथ पकड़ लेती है। शौर्य ने लगभग सभी को मार दिया था, कुछ लोग मरे हुए थे तो कुछ लोग बहुत ही ज्यादा घायल थे। शौर्य तेज गति से कंचना के पास आता है और कंचना का गला पकड़ लेता है। मानसी भी कंचना का हाथ छोड़ देती है। वह शौर्य गुस्से में अपने दांत चबाते हुए कंचना को बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी जान को हाथ लगाने की, बहुत गर्मी बढ़ गई है ना, तेरे अंदर मासूम लड़कियों की इज्जत से खेलता है, तू उनके साथ जबरदस्ती करता है। शौर्य दूसरे हाथ से कंचना का प्राइवेट पार्ट पकड़ लेता है और उसे बहुत ही जोर से बींच देता है। कंचना को बहुत ज्यादा दर्द होता है। फिर शौर्य ऐसे ही उसे ऊपर उठा देता है और फिर एक टेबल पर पटक देता है। कंचना के सर में से खून निकलने लगता है और कंचना अपनी कमर को पकड़कर दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश करते हुए अपने हाथ को ही अपने दांतों तले काट लेता है। शौर्य फिर से उसका गला पकड़कर उसे उठाता है और उसके मुंह पर मुंह घुसे ही घुसे बजाने लगता है। शौर्य ने कंचना की हालत बहुत ज्यादा बुरी कर दी थी। शौर्य ने कंचना पर लात और घूंसे की बरसात कर दी थी। शौर्य कंचना का कलर पकड़ते हुए बोलता है, अगर मेरे अर्जुन पापा ने तुझे जिंदा रखने के लिए ना बोला होता तो आज मैं तुझे नर्क की सैर यही करा देता। इतना बोलकर शौर्य कंचना को छोड़ देता है और कंचना धड़ाम के साथ नीचे जमीन पर गिर जाता है। शौर्य मानसी के पास आता है और मानसी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोलता है, तुम ठीक तो हो ना, उन लोगों ने तुम्हें कहीं हाथ तो नहीं लगाया ना, कहाँ छुआ इन लोगों ने तुम्हें? मानसी, नहीं, उन लोगों ने मुझे कहीं पर भी नहीं छुआ, वो मुझे छुपाते उससे पहले ही आप आ गए थे। शौर्य एक गहरी सांस लेते हुए मानसी को अपने सीने से लगा लेता है और क्रियांश अपनी आंखों पर हाथ रखकर दूसरी तरफ घूम जाता है।
थोड़ी ही देर में क्रियांश बोलता है, भाई आप अपना रोमांस घर जाकर करना है, अभी हमें इस कंचना को पूरे गांव वालों के बीच में लेकर जाना है। आपको याद है ना अर्जुन पापा ने क्या कहा था, तो क्या अब मैं आंखें खोल लूं? क्रियांश की बात सुनकर शौर्य मानसी से अलग हो जाता है। दूसरी तरफ दिल्ली में नंदिनी और नित्या इस वक्त गाड़ी में बैठी हुई थी। दोनों का ही चेहरा उदास था, लेकिन पता नहीं क्यों दोनों के दिल में एक सुकून था, जैसे बरसों से बिछड़े हुए किसी अपने से मिलने जा रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक डर भी था कि पता नहीं उनकी इस तरह बिना बताए घर छोड़कर चले जाने पर दोनों कितने गुस्से में होंगे। थोड़ी ही देर में नित्य और नंदिनी एयरपोर्ट पर पहुंच जाती हैं। वहां पर 2 प्राइवेट जेट खड़े हुए थे और फिर बॉडीगार्ड्स नित्या और नंदिनी को अलग अलग जेट में जाकर बैठने के लिए बोलते हैं। और यह बात दोनों को ही अजीब लगती है। दोनों ही एक दूसरे की शक्ल देखने लगती हैं और फिर बॉडीगार्ड से बोलती हैं, हमें जाना तो एक ही जगह है ना, तो फिर अलग अलग क्यों, एक साथ क्यों नहीं? बॉडीगार्ड अपना सर झुका कर बोलते हैं, मैडम हमें बॉस ने जो ऑर्डर दिया है हम वही कर रहे हैं, आपको अलग अलग जेट में ही जाना होगा। दोनों को ना चाहते हुए भी अलग अलग जेट में जाना पड़ता है। नंदिनी और नित्या जैसे ही जेट के अंदर आती हैं तो उन्हें एक एयर हॉस्टल ग्रीट करते हुए सीट पर बैठा देती है। थोड़ी ही देर में प्लेन हवा में उड़ने लगता है। नंदिनी और नित्या खिड़की के बाहर पूरे दिल्ली शहर को देख रही थी। तभी दोनों को ही महसूस होता है कि कोई उनके बराबर में आकर बैठा है। दोनों ही अपनी बराबर वाली सीट पर अपना सर घुमाकर देखती है तो दोनों की हालत खराब हो जाती है। दोनों के अंदर का खून जैसे एक ही पल में सूख जाता है। नंदिनी और नित्या अपने मुंह में आए पानी को निगलते हुए बोलती हैं, आप। नित्या और नंदिनी दोनों को ही 2 जोड़ी नीली आंखें गुस्से में घूर रही थी। शिवाय और अद्विक दोनों ही नंदिनी और नित्या की सीट बेल्ट खोल देते हैं और चेयर पर लगा एक बटन प्रेस करते हैं, जिससे उनकी सीट पीछे की तरफ हो जाती है। अद्विक नंदिनी का हाथ पकड़कर खींचता है और उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। अद्विक इतनी जल्दी यह सब कुछ करता है कि नंदिनी को पता भी नहीं चलता कि कब नंदिनी अद्विक की गोद में आकर बैठ गई। अद्विक एक हाथ से नंदिनी के कमर को पकड़ता है और दूसरे हाथ से नंदिनी के जबड़े को पकड़कर गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे दूर जाने की, किसने परमिशन दी तुम्हें मुझसे दूर जाने की? हाँ। नंदिनी को अपनी कमर और अपने गालों पर बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा था। नंदिनी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर रखी थी और दर्द की वजह से नंदिनी की आंखों में आंसू आ गए थे। और जैसे ही नंदिनी के आंसू अद्विक के हाथ पर गिरते हैं तो अद्विक नंदिनी के चेहरे को ध्यान से देखने लगता है। नंदिनी के चेहरे पर दर्द साफ नजर आ रहा था तो अद्विक एकदम से नंदिनी का चेहरा छोड़ देता है और हाथों की मुट्ठी बनाकर अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगता है। नंदिनी अद्विक से इस वक्त इतना डर रही थी कि डर के मारे उसका शरीर कांप रहा था और डर की वजह से नंदिनी अद्विक की गोद से भी उठने की कोशिश नहीं करती। हालांकि उसे बहुत ही ज्यादा अजीब और अनकंफर्टेबल लग रहा था। शिवाय के प्राइवेट जेट में शिवाय नित्या का हाथ पकड़कर उसे अपने प्राइवेट रूम की तरफ ले जाने लगता है। नित्या अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी लेकिन कोई फायदा नहीं था। शिवाय ने नित्या का हाथ बहुत ही मजबूती से पकड़ रखा था। नित्या को ऐसा लग रहा था कि जैसे आज शिवाय उसकी कलाई ही तोड़ देगा। शिवाय नित्या को रूम में ले जाकर बेड पर धक्का दे देता है। नित्या मुंह के बल गिरती है और फिर बैठकर अपने हाथ को सहलाने लगती है, लेकिन उससे पहले ही शिवाय नित्या के ऊपर आ जाता है और उसके दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर दबा देता है। शिवाय गुस्से में बहुत ही शरद आवाज में बोलता है, गलती की थी तुमने, मुझसे दूर जाकर सजा तो मिलेगी। इतना बोलकर शिवाय अपने होंठ नित्या के होठों पर रख देता है और उससे बहुत ही रफली और रूडली किस करने लगता है। शिवाय नित्या के ऊपर होठ को अपने मुंह में लेकर बहुत ही जोर से शक करने लगता है और नित्या के दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर कर देता है और फिर एक हाथ से नित्या के दोनों हाथों को पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से नित्या की कमर को पकड़ लेता है। शिवाय नित्या के टॉप के अंदर हाथ डालकर नित्या की कमर को सहलाने लगता है। नित्या शिवाय से छूटने के लिए छटपटा रहे थे लेकिन शिवाय ने नित्या को पूरी तरह से अपने नीचे दबा रखा था।
शिवाय कभी नित्या के ऊपर के होंठ को शक करता है और कभी निचले होंठ को शक करता है। शिवाय नित्या का मुंह खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन नित्या अपना मुंह नहीं खोल रही थी। शिवाय नित्या की कमर को जोर से दबाता है लेकिन फिर भी नित्या अपना मुंह नहीं खोलती तो शिवाय गुस्से में नित्या की एक ब्रेस्ट को ब्रा के ऊपर से ही पकड़ लेता है और उसे जोर से दबा देता है। नित्या को अपनी ब्रेस्ट में बहुत ज्यादा दर्द होता है और नित्या के मुंह से आह निकल जाती है, जिसका फायदा उठाकर शिवाय अपनी जीभ को नित्या के मुंह में एंटर करता है और नित्या की जीभ के साथ उलझाकर नित्या की जीभ को शक करने लगता है। नित्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है लेकिन फिर भी शिवाय नित्या को छोड़ नहीं रहा था। जब शिवाय को महसूस होता है कि नित्या सांस नहीं ले रही है तो शिवाय ना चाहते हुए भी नित्या के होठों को छोड़ देता है। नित्या जोर जोर से सांसें लेने लगती है। नित्या के होठ बिल्कुल चेरी जैसे लाल हो गए थे और नित्या के होठ सांस लेते हुए कांप रहे थे जो शिवाय को और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे। शिवाय बिना वक्त गवाए नित्या के होठों पर अपने होंठ रख देता है और दोबारा से नित्या के होठों को चूमने लगता है। शिवाय नित्या के होठों को बहुत ही जोर जोर से शक कर रहा था। तकरीबन 10 मिनट के लॉन्ग और डीप किस करने के बाद शिवाय नित्या के निचले होंठ पर जोर से वाइट करके छोड़ देता है और नित्या के ऊपर से हट जाता है। नित्या शिवाय की ऑपोजिट डायरेक्शन में करवट ले लेती है और जोर जोर से सांस लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगती है। नित्या के होंठ चरी की तरह लाल होकर सूज गए थे और निचले होंठ पर तो एक छोटा सा कट लग गया था जिससे नित्या के होठों से हल्का हल्का खून आ रहा था। नित्या अपने आप को नॉर्मल कर ही रही थी कि शिवाय नित्या को अपनी तरफ पलटता है और उसकी कमर में हाथ डालकर खुद से चिपका लेता है। नित्या भी शिवाय की शर्ट को अपने हाथों की मुट्ठी में पकड़कर उसके सीने से लगकर खुद को नॉर्मल करने लगती है। अद्विक का प्राइवेट जेट। नंदिनी सर झुकाए अद्विक की गोद में ही बैठी हुई थी। अद्विक नंदिनी को झटके से अपने सीने से लगा लेता है और दोनों हाथों से नंदिनी को अपने सीने में दबोच लेता है। अद्विक नंदिनी को अपने सीने से लगाकर एक सुकून सा महसूस करने लगता है जो पिछले 6 महीनों से कहीं खो गया था। नंदिनी का बेचैन दिल भी सुकून पा रहा था। अद्विक की बाहों में नंदिनी को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस हो रहा था। नंदिनी की गर्म सांसें अद्विक को अपनी गर्दन पर महसूस होती हैं। अद्विक जब नंदिनी को देखता है तो नंदिनी सो चुकी थी और दूसरी तरफ नित्या भी शिवाय की बाहों में सुकून से सो रही थी। जहां नित्या और नंदिनी के दिल में अद्विक और शिवाय को लेकर डर बसा हुआ था वहीं नित्या और नंदिनी को शिवाय और अद्विक की बाहों में सुकून भी मिल रहा था। दूसरी तरफ मुंबई गांव में कंचना और कंचना के साथ 2 कांस्टेबल तीनों को ही नंगा करके गांव के बीचों बीच एक खंबे से बांधा गया था और तीनों के ही शरीर पर बहुत सारी चोटों के निशान थे। शौर्य ने उन तीनों को मार मार कर उनकी हालत खराब कर रखी थी। तभी वहां पर 5 से 6 गाड़ियां आती हैं और उन गाड़ी के बीच में से एक गाड़ी के अंदर से अर्जुन, हर्षित और काव्यांश बाहर आते हैं। तभी उस लड़की के परिवार वाले अर्जुन के पैरों में बैठ जाते हैं और हाथ जोड़कर उन्हें धन्यवाद करने लगते हैं। अर्जुन, काव्यांश और हर्षित तीनों ही उन लोगों को कंधे से पकड़कर उठाते हैं। तभी लड़की की मां हाथ जोड़कर अर्जुन को बोलती है, किसी ने भी हमारी मदद नहीं की, हमने कितने लोगों से मदद मांगी, उनके आगे हाथ जोड़े, उनके पैर पकड़े, लेकिन कोई भी हमारी पुकार सुनने के लिए तैयार नहीं था और आप हमारे जीवन में भगवान बनकर आए। आपने मेरी बच्ची को इंसाफ दिलाया। हम में से कोई भी आपका यह उपकार मरते दम तक नहीं भूलेंगे। अर्जुन उस औरत के हाथ को नीचे करता है और बहुत ही विनम्रता के साथ बोलता है, मैंने आपके ऊपर कोई भी उपकार नहीं किया है। हम भी एक बेटी के बाप हैं और बेटी का दर्द हम अच्छे से समझते हैं। काव्यांश, हर्षित और अर्जुन उन तीनों को साइड करते हैं और फिर शौर्य, क्रियांश और मानसी के पास आते हैं। हर्षित, काव्यांश और अर्जुन मानसी से पूछते हैं, तुम ठीक हो ना बेटा, उनमें से किसी भी आदमी ने तुम्हें हाथ तो नहीं लगाया ना? मानसी कुछ बोलती उससे पहले ही क्रियांश बोलता है, पापा, मानसी भाभी को हाथ लगाने से पहले ही शौर्य भाई ने हीरो की तरह एंट्री लेकर उन पुलिस वालों की जो धुलाई की है
ना देखने लायक थी। क्रियांश इससे पहले कि कुछ बोलता, मानसी और शौर्य दोनों ही क्रियांश को घूर कर देखते हैं और क्रियांश अपना मुंह बंद करके अपना सर नीचे झुका लेता है। मानसी उन तीनों को देखकर अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लाकर बोलती है, मैं ठीक हूँ अंकल। फिर काव्यांश, अर्जुन और हर्षित उन तीनों पुलिस वालों को देखते हैं तो उनकी आंखें गुस्से में सर्द हो जाती हैं। अर्जुन बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, पेट्रोल लेकर आओ। तभी एक बॉडीगार्ड पेट्रोल की केन हाथ में लेकर आता है और उन तीनों आदमियों पर पेट्रोल छिड़कने लगता है। तभी कंचना बोलता है, तुम जो कोई भी हो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और मेरे पीछे कितने बड़े बड़े लोगों का हाथ है। अभी भी वक्त है, छोड़ दो मुझे, वरना मेरे मरने के बाद तुम लोगों का जो हाल होगा ना, वो तुम सोच भी नहीं सकते। फिर कंचना मानसी को देखते हुए बोलता है, और तू ये मत सोचो कि मैं मर गया तो तू बच जाएगी। मेरे मरने के बाद भी तू नहीं बचेगी। तेरा वो हाल होगा जो तू सोच भी नहीं सकती। पूरे सड़कों पर तुझे बिना कपड़ों के ना घुमा दिया तो मेरा नाम भी कंचना नहीं। लिखकर रख ली मेरी बात को। मानसी के बारे में कंचना के मुंह से ऐसी बातें सुनकर सभी को बहुत गुस्सा आता है। सभी की आंखें गुस्से में लाल हो जाती हैं। तभी अर्जुन बिना सोचे समझे अपनी गन निकालता है और सीधा उस कंचना के प्राइवेट पार्ट पर गोली चला देता है। लेकिन गोली उससे 2 इंच नीचे लगती है क्योंकि अर्जुन ने सिर्फ अपने गुस्से को शांत करने के लिए गोली चलाई थी। अर्जुन गुस्से में कंचना के पास जाता है और उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का मार देता है और फिर बहुत ही गुस्से में उसकी गर्दन को पकड़कर दबाते हुए बोलता है, राठौर परिवार की होने वाली बहू के बारे में बात कर रहा है। तो अभी तक तो मैं सिर्फ तुझे जिंदा जलाना चाहता था, लेकिन अब तेरा जुलूस पूरी मुंबई शहर में निकलेगा और मैं भी देखता हूँ कि कौन तुझे बचाने आता है अर्जुन राठौर से। अर्जुन कंचना की आंखों में गुस्से से घूर रहा था तो कंचना भी निडर होकर अर्जुन की ही आंखों में घूरने लगता है। अर्जुन चिल्लाकर बोलता है, इसे यहाँ से लेकर जाओ। तभी 2 बॉडीगार्ड्स आते हैं और कंचना को वहां से घसीटते हुए ले जाते हैं। लेकिन बाकी के 2 कांस्टेबल की हालत खराब हो चुकी थी। अर्जुन राठौर का नाम सुनकर दोनों कांस्टेबल गिड़गिड़ाते हुए अर्जुन से रहम की भीख मांगते हैं। लेकिन अर्जुन अपनी सिगरेट निकालकर मुंह में दबाते हुए पहले तो स्टाइल से अपनी सिगरेट को जलाता है और फिर उसी लाइटर से उन लोगों को जिंदा जला देता है। और पूरा गांव अपने सामने उन दोनों कांस्टेबल को जिंदा जलते हुए देख रहा था। दोनों कांस्टेबल की चीखें पूरे गांव में सुनाई दे रही थी। उसके बाद अर्जुन लड़की के परिवार वालों को सांत्वना देता है कि अब सब कुछ ठीक है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होगा, और फिर वो परिवार अर्जुन के सामने हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। थोड़ी ही देर में सभी लोग कहां से निकल जाते हैं। क्रियांश काव्यांश के साथ काव्यांश की कार में ही चला जाता है और मानसी शौर्य के साथ शौर्य की कार में बैठी हुई थी और कार का माहौल काफी सर्द था। शौर्य बहुत ही सीरियस होकर कार चला रहा था और शौर्य के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि शौर्य गुस्से में है। मानसी शौर्य को देखते हुए बोलती है, क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तभी शौर्य गाड़ी को एकदम किनारे लगाकर ब्रेक लगा देता है और मानसी की सीट बेल्ट निकालकर एक ही झटके में मानसिक अपनी गोद में बैठा लेता है और गुस्से में मानसी के होठों पर अपने होंठ रखकर उसे बहुत ही रूडली किस करने लगता है। शौर्य ने सब कुछ इतना जल्दी किया कि मानसी को तो समझ में ही नहीं आया और जब तक मानसी अपने सज में आए तब तक मानसी शौर्य की बाहों में कैद थी और उसके होंठ शौर्य ने अपने होठों से कैद कर रखे थे। शौर्य का एक हाथ मानसी की कमर पर था और दूसरा हाथ मानसी की गर्दन पर था और शौर्य के किस करने के तरीके से मानसी को पता चल रहा था कि शौर्य गुस्से में है, क्योंकि शौर्य अपना गुस्सा मानसी के होठों पर उतार रहा था। मानसी शौर्य को नहीं रुकती और अपने दोनों हाथों से शौर्य के बालों को सहलाने लगती है और खुद भी उसे किस करने लगती है। शौर्य मानसी के निचले होंठ को बहुत ही जोर से शक कर रहा था और मानसी शौर्य के ऊपर होंठ को शक कर रही थी। शौर्य अपनी जीभ को मानसी के मुंह में एंटर करके मानसी की जीभ को भी शक करने लगता है और मानसी के मुंह के हर एक कोने का स्वाद चखने लगता है। तकरीबन 15 मिनट एक लॉन्ग डीप और पैशनेट किस
करने के बाद शौर्य मानसी को छोड़ देता है और मानसी जोर जोर से सांसें लेते हुए खुद की धड़कनों को नॉर्मल करने लगती है। मानसी शौर्य के सीने पर सर रखकर अपने आप को नॉर्मल कर रही थी और शौर्य ने भी मानसी को अपने दोनों हाथों से उसे अपने सीने में छुपा रखा था। शौर्य के किस करने की वजह से मानसी के होठ चेरी की तरह लाल हो गए थे और हल्के हल्के सूज भी गए थे। और फिर शौर्य ऐसे ही मानसी को अपने सीने से लगाए हुए ही गाड़ी स्टार्ट कर देता है और वहां से निकल जाता है। लेकिन शौर्य को गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। शौर्य को अभी भी कंचना की कही हुई बातों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शौर्य कंचना को अपने हाथों से जान से मारना चाहता था। शौर्य को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि उसके ही सामने कंचना उसकी मानसी को धमकी दे रहा था। शौर्य का मन कर रहा था कि कंचना को दो हिस्से में फाड़ कर फेंक दे। दूसरी तरफ दोनों प्राइवेट जेट एक प्राइवेट हेलीपैड पर लैंड होते हैं। ये हेलीपैड अर्जुन की प्रॉपर्टी का ही हिस्सा था। अद्विक और शिवाय नित्य और नंदिनी को अपनी बाहों में लिए प्राइवेट जेट से बाहर निकलते हैं और गाड़ी में बैठ जाते हैं। थोड़ी ही देर में उनकी गाड़ी का काफिला मुंबई की सड़कों पर दौड़ रहा था। थोड़ी ही देर में अद्विक और शिवाय की गाड़ी फैमिली कोर्ट के बाहर आकर रुकती है। अद्विक और शिवाय ने दिल्ली जाने से पहले ही सारे इंतजाम करने के लिए अपने असिस्टेंट को बोल दिया था। अद्विक और शिवाय ने अपने असिस्टेंट को स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया था कि उनके आने से पहले सारी तैयारियां हो जानी चाहिए और अद्विक और शिवाय का ऑर्डर पाकर अद्विक और शिवाय के असिस्टेंट ने सारा इंतजाम पहले ही करके रखा हुआ था। जैसे ही शिवाय और अद्विक फैमिली कोर्ट पहुंचते हैं तो उनके बॉडीगार्ड जल्दी से बाहर निकलकर दरवाजा खोल देते हैं। और दूसरी तरफ नित्य और नंदिनी सभी बातों से बेखबर आराम से कुंभकर्ण की नींद निकाल रही थी। अद्विक और शिवाय दोनों ही नित्य और नंदिनी को उठाते हैं। नित्य और नंदिनी बार बार शिवाय और अद्विक के उठाने पर कसमसा कर अपनी आंखें खोल देती हैं। जैसे ही नंदिनी और नित्य बेखबर होकर गाड़ी से बाहर निकलती हैं और सामने देखती हैं तो उनकी हालत देखने लायक होती है। उन दोनों के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, ये देखकर कि वो दोनों इस वक्त फैमिली कोर्ट के बाहर खड़ी हैं। दोनों ही हैरानी से पहले फैमिली कोर्ट को देखती हैं और फिर अपने साथ आए दोनों नीली आंखों वाले राक्षस को देखती हैं। नित्य और नंदिनी दोनों ही डरते हुए अद्विक और शिवाय से पूछ रही हैं, हम यहाँ पर क्यों आए हैं? अद्विक और शिवाय दोनों ही सपाट लहजे में जवाब देते हैं, शादी करने के लिए। इतना बोलकर अद्विक और शिवाय नंदिनी और नित्या का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें कोर्ट के अंदर ले जाने लगते हैं। नंदिनी और नित्या अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती हैं, हमें शादी नहीं करनी। आप किससे हमारी शादी करवाने वाले हैं? हमें किसी से शादी नहीं करनी। अद्विक बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, चुपचाप तुम दोनों हमसे शादी कर लो वरना बेंगलुरु में जो तुम्हारी बुआ जी और उनके साथ उनका बेटा इस दुनिया को देखने के लिए जिंदा नहीं बचेंगे। अद्विक की बात सुनकर नंदिनी और नित्या दोनों ही डर जाती हैं। दोनों ही अपने मुंह में आए पानी को निगलते हुए अद्विक और शिवाय से पूछते हैं, आप हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमसे शादी क्यों करना चाहते हैं? अद्विक, अभी सवाल जवाब करने का टाइम नहीं है। तुम दोनों चुपचाप या तो हमारे साथ अंदर चलो वरना अपनी बुआ जी और उनके बेटे को अंतिम संस्कार करने के लिए बेंगलुरु पहुंच जाना। नंदिनी और नित्या एकदम से अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए बोलती हैं, नहीं नहीं, आप उनके साथ कुछ भी मत करना, लेकिन आप हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं? शिवाय, क्योंकि तुम लोगों ने हमें मजबूर कर दिया है। अगर 6 महीने पहले तुम हवेली से भागी नहीं होती तो शायद आज हमें तुमसे ऐसे शादी नहीं करनी पड़ती और अब कोई सवाल या कोई जवाब नहीं। इतना बोलकर शिवाय नित्या का हाथ पकड़ लेता है और अद्विक नंदिनी का हाथ पकड़ लेता है और दोनों ही अपनी अपनी लड़की को अपने साथ कोर्ट में ले जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद नंदिनी और नित्या अलग अलग कार में बैठी हुई थी और दोनों के ही हाथ में उनका मैरिज सर्टिफिकेट था। अब दोनों ही नंदिनी और नित्या भारद्वाज की जगह पर मिसेज शिवाय और अद्विक राठौर बन चुकी थी। शिवाय और अद्विक दोनों ही नंदिनी और नित्या के बराबर में बैठे हुए थे।
शिवाय अपने फोन पर कुछ मेल चेक कर रहा था और अद्विक अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। दोनों की ही गाड़ी में एक अजीब सी खामोशी थी और दूसरी तरफ नंदिनी और नित्या इसी सोच में गुम थी कि एक पल में क्या से क्या हो गया। उनके बराबर में बैठा हुआ शख्स वह इंसान है जैसे 6 महीने पहले नंदिनी और नित्या मिली थी और 6 महीने पहले उन्होंने उनका उस समय पर साथ दिया था, जिस समय पर कोई भी उनका साथ नहीं दे रहा था, बल्कि जो लोग भी उनका साथ देते थे उन्हें बड़ी बेरहमी से मार दिया जाता था। और उस समय पर ये दोनों ही उनकी जिंदगी में एक मसीहा बनकर आए थे। दोनों ने ही कितना ख्याल रखा था उनका, और आज वही दोनों उन दोनों के जबरदस्ती के पति बन चुके हैं। दोनों लड़कियां अपनी सोच में घूम थी और दोनों लड़के अपने काम में बिजी थे और थोड़ी देर बाद दोनों की गाड़ियां एक बहुत ही शानदार विला के सामने आकर रुकती हैं। विला के गेट पर बहुत ही शानदार तरीके से कर्सिव राइटिंग में एज राठौर विला लिखा हुआ था। ये विला दोनों भाइयों का था। दोनों भाई सिर्फ वीकेंड पर ही घर जाया करते थे, वरना उन दोनों को अकेले रहना ज्यादा पसंद था। और यह क्वालिटी दोनों को अपने पिता अर्जुन राठौर से मिली थी, क्योंकि अर्जुन राठौर भी अपने घर पर बहुत कम ही रहा करता था, लेकिन फैमिली की वजह से अर्जुन को घर पर रहना पड़ता था। लेकिन अर्जुन ने अपने बच्चों को इस चीज के लिए पूरी आज़ादी दी थी और उन्हें उनकी मेहनत से घर बनाने के लिए बोल दिया था। जी हाँ, जहाँ शुभांगी ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए थे, तो दूसरी तरफ अर्जुन ने अपने बच्चों को इतना काबिल और इतना मजबूत बनाया था कि उन्हें अपनी जरूरतों के लिए अपने पिता के कंधे का सहारा न लेना पड़े। जब भी वह मुसीबत में आए तो उस मुसीबत का डटकर सामना करें। आखिर अर्जुन खुद जंगल का शेर था, तो उसके बच्चे भी तो जंगल के शेर ही बनते ना। शिवाय और अधिक दोनों ने ही अर्जुन के बिजनेस को टेक ओवर नहीं किया था, बल्कि दोनों ने अपना खुद का बिजनेस खड़ा किया था। अर्जुन का बिजनेस डायमंड का था और अद्विका गन्स का था, और शिवाय रियल स्टेट का बिजनेस करता था। और तीनों ही अपने अपने बिजनेस में किंग्स हैं। अर्जुन डायमंड किंग्स, अद्विक गन्स किंग और शिवाय रियल स्टेट का किंग था। अद्विक और शिवाय दोनों की कार अंदर जाती है। विला बाहर से जितना खूबसूरत था, अंदर से भी उतना ही खूबसूरत लग रहा था। विला के बाहर बहुत ही खूबसूरत गार्डन था और उसके ही बीच में एक छोटा सा तालाब भी बनाया गया था। पूरे गार्डन में तरह तरह के और बहुत ही प्यारे फूल लगे हुए थे और एक साइड जिम का कुछ सामान भी रखा गया था। पूरी विला को व्हाइट और ग्रे के कॉम्बिनेशंस में डिजाइन किया गया था। नंदिनी और नित्या जब विला के अंदर जाते हैं तो अंदर से भी विला बहुत खूबसूरत था, जिसे देखकर नंदिनी और नित्या दोनों ही अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। जैसे ही शिवाय और अद्विक नंदिनी और नित्या के बराबर में आकर खड़े होते हैं तो दोनों लड़कियां जो विला की खूबसूरती देखने में बिजी थी, वह अपने सेंस में आती हैं और अपने बराबर में खड़े डेविल को देखकर गुस्से में अपना मुंह बना लेती हैं। अद्विक नंदिनी का हाथ पकड़ता है और शिवाय नित्या का, और दोनों ही उन्हें अपने कमरे में ले जाने लगते हैं। लेकिन तभी नंदिनी और नित्या एक साथ बोलती है, हमें आपके साथ कहीं भी नहीं जाना और आपने हमसे जबरदस्ती शादी की है, हम इस शादी को नहीं मानते। नंदिनी और नित्या की बात सुनकर दोनों के ही चलते हुए कदम रुक जाते हैं। अद्विक और शिवाय दोनों ही नंदिनी और नित्या की तरफ पलटते हैं। अद्विक और शिवाय दोनों की ही आंखें इस वक्त गुस्से में ब्लड शॉट जैसी रेड हो गई थी, और जब नंदिनी और नित्या की आंखें अद्विक और शिवाय से मिलती हैं तो दोनों की ही कदम अपने आप पीछे होने लगते हैं। अद्विक और शिवाय दोनों ही नंदिनी और नित्या के पास आते हैं और बिना कुछ कहे उनका हाथ पकड़कर उन्हें अपने कंधे पर उठाकर अपने कमरे में ले जाने लगते हैं। नंदिनी और नित्या अपने छोटे छोटे हाथों से अद्विक और शिवाय की कंधे पर उनकी पीठ पर मार रहे थे। बल्कि नित्या तो शिवाय के कंधे पर काट भी रही थी, लेकिन ना तो अद्विक को ही कोई फर्क पड़ रहा था और ना ही शिवाय को कोई फर्क पड़ रहा था। अद्विक नंदिनी को अपने कमरे में लेकर आता है और बेड पर उसे पटक देता है, लेकिन बेड बहुत ही मुलायम और गधेदार था, जिससे नंदिनी कोई चोट नहीं लगती, बल्कि जितनी तेजी से नंदिनी बिस्तर पर गिरी थी उतनी ही तेजी से नंदिनी बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती है। नंदिनी उंगली पॉइंट करते हुए अद्विक को बोलती है,
देखिए, हमारे करीब आने की कोशिश गलती से भी मत कीजिएगा। हमने आपको पहले ही बोल दिया है कि हम इस शादी को नहीं मानते। अद्विक धीरे मगर सर्द आवाज में बोलता है, तुम्हारे माने या ना माने से सच बदल नहीं जाएगा। नंदिनी, एक पेपर पर साइन करने से आप हमारे जिंदगी के मालिक नहीं बन सकते। हम नहीं मानते इस शादी को और ना ही हम आपको अपना पति मानते हैं, तो हमें गलती से भी हाथ मत लगाइएगा। नंदिनी की बात सुनकर अद्विक के गुस्से का पारा हाई हो जाता है। अद्विक 2 कदम में ही नंदिनी के पास पहुंच जाता है और नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे खुद से चिपका लेता है। फिर अद्विक नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे उसकी कमर की तरफ मोड़ देता है और दूसरे हाथ से नंदिनी के बालों को पकड़कर उसके चेहरे को बिल्कुल अपने चेहरे के करीब लेकर आता है। दोनों का चेहरा इतना करीब था कि दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ रही थी। नंदिनी को वो अपने हाथ और अपने बालों दोनों में ही बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि अद्विक ने नंदिनी का हाथ और नंदिनी के बाद दोनों ही बहुत टाइट पकड़े हुए थे। अद्विक की आंखें गुस्से से जल रही थी। अद्विक बहुत ही गुस्से में नंदिनी को बोलता है, तुम मुझे अपना पति नहीं मानती, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम पर पूरा हक रखता हूँ। तुम्हारी रूह पर, तुम्हारे जिस्म पर मेरा हक है। नंदिनी भी उसी गुस्से में जवाब देती है, आपके कह देने से सारे हक आपके नहीं हो जाएंगे। ना तो हम आपको अपना पति मानते हैं और ना ही अपने रूह पर, अपने जिस्म पर आपको कोई हक देते हैं। हमारे दिल पर, हमारी रूह पर, हमारे जिस्म पर उसका हक होगा जिसे हम खुद दिल से अपना पति मानेंगे। नंदिनी की बातों ने तो जैसे अद्विक के गुस्से में घी डालने का काम कर दिया था। आज के लिए माफी चाहती हूँ। दोस्तों, चैप्टर आपको कल मिलेगा। पढ़ने के लिए आंखों में प्रॉब्लम होने की वजह से मैं चैप्टर नहीं लिख पाई। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी। प्यार कर ले, हो प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। उन आँखों का हंसना भी क्या जिन आँखों में पानी ना हो, उन आँखों का हंसना भी क्या जिन आँखों में पानी ना हो। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो, ओ कहानी ना हो। आंसू है खुशी की लड़की, प्यार कर ले, हो प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। मितवा तेरे बिना लागे ना रे जेरा, हो मितवा तेरे बिना लागे ना रे जेरा। लागे ना आज से अपना वादा रहा, ओह मितवा। हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, आज से अपना वादा रहा। हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का डर छोड़कर। जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले, हो प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। दिल की दीवानी हर मौज पर, आसमानों का पहरा नहीं। टूट जाएगी हर हथकड़ी, प्यार कर ले, हो प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। हो मितवा प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी, हो मितवा प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। मितवा रे मितवा प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। लागे नारे जियरा, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी। प्यार कर ले, हो प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। उन आँखों का हंसना भी क्या जिन आँखों में पानी ना हो, उन आँखों का हंसना भी क्या जिन आँखों में पानी ना हो। वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो, ओ कहानी ना हो। आंसू है खुशी की लड़की, प्यार कर ले, हो प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी 2 घड़ी। मितवा तेरे बिना लागे ना रे जेरा, हो मितवा तेरे बिना लागे ना रे जेरा। लागे ना आज से अपना वादा रहा, ओह मितवा। हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, आज से अपना वादा रहा। हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर,
दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का दर्द छोड़कर। जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, लाख गहरा हो सागर तो क्या। प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, दिल की दीवानी हर मौज पर आसमानों का पहरा नहीं। टूट जाएगी हर हथकड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हो मितवा प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो मितवा प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, मितवा रे मितवा प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लागे नारे जियरा जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी ना हो, उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। ओ कहानी ना हो आंसू है खुशी की लड़की, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मितवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा, हो मितवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा, लागे ना आज से अपना वादा रहा। ओह मितवा हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का डर छोड़कर। जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, दिल की दीवानी हर मौज पर आसमानों का पहरा नहीं। टूट जाएगी हर हथकड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हो मितवा प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो मितवा प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, मितवा रे मितवा प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लागे नारे जियरा जिंदगी की ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी ना हो, उन आँखों का हंसना भी क्या, जिन आँखों में पानी ना हो, वो जवानी जवानी नहीं जिसकी कोई कहानी ना हो। ओ कहानी ना हो आंसू है खुशी की लड़की, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। मितवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा, हो मितवा तेरे बिना लागे ना रे जियरा, लागे ना आज से अपना वादा रहा। ओह मितवा हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर। दिल की दुनिया बसाएंगे हम, गम की दुनिया का डर छोड़कर। जीने मरने की किसको पड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं, दिल की दीवानी हर मौज पर आसमानों का पहरा नहीं। टूट जाएगी हर हथकड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। हो मितवा प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, हो मितवा प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, मितवा रे मितवा प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लागे ना रे जियरा अद्वैत नंदिनी के बालों पर अपनी पकड़ को कसते हुए बोलता है, और तुम्हारी शादी हो चुकी है, मैं तुम्हारा लीगल हस्बैंड हूँ, मेरा हक तुम पर ही लीगली है। और अब अगर तुम्हारे छोटे से दिमाग में ये बात नहीं बैठी हो तो इससे अच्छे से बैठा लो, क्योंकि अगर तुम्हारे छोटे से दिमाग में किसी और का ख्याल भी आया ना, तो मैं भी नहीं जानता कि मैं क्या कर जाऊंगा, लेकिन जो भी करूंगा ना मिसेस राठौर बर्दाश्त नहीं कर पाओगी।
इतना बोलकर अद्विक झटके से नंदिनी को छोड़ देता है और नंदिनी मुंह के बल बेड पर गिर जाती है और अद्विक अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कमरे से बाहर चला जाता है। शिवाय का कमरा। शिवाय गुस्से में नित्या को अपने कमरे में लेकर आता है और उसके हाथ को पकड़े हुए ही दरवाजा बंद करता है और फिर उसी दरवाजे से नित्या को सटा देता है। शिवाय ने नित्य की दोनों बाजुओं को पकड़ा हुआ था और नित्य शिवाय से छूटने की पूरी कोशिश कर रही थी लेकिन छूट नहीं पा रही थी। नित्या की कोशिश को देखते हुए शिवाय बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, मुझसे दूर जाने की कोशिश करना बंद करो क्योंकि तुम कुछ भी कर लो मुझसे दूर नहीं हो पाओगी। और वैसे भी अब तो शादी हो गई है, हमारी बीवी हो तुम मेरी। नित्य अपने चेहरे पर एक तंज भरी मुस्कान लाते हुए बोलती है, यह अच्छा है तुम लोगों का, जब किसी लड़की को पाना चाहते हो लेकिन वो लड़की मना कर दे, तुम जबरदस्ती उस लड़की को उठा लो, उसके अपनों को टारगेट करो और उससे शादी कर लो। क्योंकि तुम लोगों को उस लड़की से हाँ बुलवाना तो आता ही नहीं है। उससे करीब जाओ, दोस्ती करो, धीरे धीरे प्यार करो, उससे अपने प्यार का एहसास कराओ से यह सारी चीजें थोड़ी ना आपको समझ में आती हैं। बस समझ में आता है तो ये लड़की पसंद आ गई है और अब इसे अपना बनाना है, इसके अपनों को टारगेट करो क्योंकि लड़कियां तो वैसे भी मासूम दिल की होती हैं, बहुत जल्दी पिघल जाती हैं। लड़की से जबरदस्ती शादी कर लो और पर ले आओ अपने बिस्तर पर और मिटाओ अपनी हवस की भूख को। नित्या की बात सुनकर शिवांश का गुस्सा 7वें आसमान पर चला जाता है। शिवांश नित्या की एक बाजू छोड़कर उसके जबड़े को पकड़ते हुए बहुत ही गुस्से में बोलता है, इतनी जुबान चलती है तुम्हारी, मैंने सोचा नहीं था लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी जुबान को काबू में लाना मुझे अच्छे से आता है। इस मुंह को बंद कैसे करना है मुझे अच्छे से आता है। और हाँ, क्या कहा तुमने, हवस मिटाओ? हाँ तो बीवी हो तुम मेरी, मेरी हवस मिटाने का काम भी तुम्हारा ही है। अपने पति को बिस्तर पर सेटिस्फाई कैसे करना है ये तुम्हें पता होना चाहिए। नित्या पूरा जोर लगाकर अपना जबड़ा शिवाय से छोड़ आती है और अपने दोनों हाथों से शिवाय को धक्का देते हुए गुस्से में चिल्लाकर बोलती है, क्या बीवी बीवी लगा रखा है? मैं कोई आपकी बीवी नहीं हूँ, नहीं मानती मैं इस रिश्ते को और ना ही आपको अपना पति मानती हूँ, तो अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी और को ढूंढ लीजिए। और फिर नित्य उंगली पॉइंट करते हुए गुस्से में शिवाय को बोलती है, और मुझे कमजोर समझने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। अगर आपने मुझे हाथ लगाया या मेरे साथ किसी भी तरह की जबरदस्ती की ना तो मैं। नित्या आगे कुछ बोलती उससे पहले ही शिवाय गुस्से में एक कदम आगे बढ़ाकर नित्या के करीब आता है और जिस उंगली को नित्या ने पॉइंट किया हुआ था उस हाथ को पकड़कर उसकी कमर से लगा देता है और दूसरे हाथ से उसकी गर्दन को पकड़ लेता है और नित्या के होठों पर अपने होंठ रख देता है। और आगे के शब्द नित्या के गले में ही अटक कर रह जाते हैं क्योंकि शिवाय ने नित्या के होठों को अपने होठों से बंद कर दिया था। शिवाय बहुत ही रूडली नित्या को किस कर रहा था। शिवाय की किस में प्यार जरा सा भी नहीं था। शिवाय के किस करने के तरीके से शिवाय का गुस्सा साफ पता चल रहा था कि शिवाय नित्या पर अपना गुस्सा उतार रहा है। शिवाय नित्या के निचले होंठ को शक करते हुए खींच रहा था। शिवाय नित्या के होठों को बहुत ही जोर से स्मूच करते हुए बाइक कर रहा था, जिससे नित्या को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था और नित्या की आंख से आंसू निकलने लगते हैं। शिवाय नित्या के होठों को खोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन नित्या ने अपने होठों को बीच रखा था, जिससे शिवाय का गुस्सा और ज्यादा बढ़ जाता है और शिवाय बिना किसी चीज की परवाह किए नित्या की एक ब्रेस्ट पर अपना हाथ रखकर उसे जोर से दबा देता है। नित्या की दर्द की वजह से आह निकल जाती है और नित्या के होठ खुल जाते हैं और शिवाय इसी का फायदा उठाते हुए अपनी जीभ को नित्या के मुंह में एंटर कर देता है और बहुत ही पैशनेट और डीपली किस करने लगता है। तकरीबन 10 मिनट की किस के बाद नित्या की सांसें भारी होने लगती हैं। नित्या अपने आप को छुड़ाते छुड़ाते थक चुकी थी तो इसीलिए नित्य शिवाय की बाहों में ही निढाल हो जाती है और शिवाय जब देखता है कि नित्या कोई हरकत नहीं कर रही है तो शिवाय नित्या को छोड़ देता है। लेकिन शिवाय सिर्फ नित्या के होठों को छोड़ता है, नित्या को नहीं।
शिवाय के छोड़ते ही नित्या जोर जोर से सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करती है और शिवाय अपना सर नित्या के सर से जोड़ते हुए बोलता है, बीवी हो तुम मेरी, हक है मेरा तुम पर, तुम्हारे जिस्म पर, तुम्हारी रूम पर, और तुम्हें छूने के लिए मुझे तुम्हारी परमिशन की जरूरत नहीं। और जितना जल्दी हो सके मेरे छुअन की आदत डाल लो तुम। इतना बोलकर शिवाय भी नित्या को छोड़ देता है और फिर बिना कुछ कहे ही कमरे से बाहर चला जाता है। नित्या धड़ाम से नीचे जमीन पर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है, और दूसरी तरफ नंदिनी भी अपने कमरे में बिस्तर पर लेटे हुए तकिए में अपना मुंह छुपा कर रो रही थी। दोनों की ही जिंदगी कुछ ही घंटों में इस तरह से बदल गई थी कि दोनों ही अपनी जिंदगी में क्या चल रहा है समझ नहीं पा रही थी। राठौर मैंशन, शाम का समय था, तो सभी औरतें बाहर गार्डन में बैठे हुए चाय की चुस्कियों का मजा ले रही थी। आरती जी नैनो को बोलती हैं, नैना तुमने शौर्य से बात की कि वह मानसी से कब बात करेगा और कब हमें इस घर में शादी की शहनाई या सुनाई देंगी? नैना उदास होकर बोलती है, माँ मैंने कितनी बार शौर्य को समझाने की कोशिश की है कि वो मानसी को समझाए, लेकिन हर बार शौर्य का सिर्फ एक ही कहना रहता है कि मैं उसे फोर्स नहीं करना चाहता। इतना बड़ा दिल का डॉक्टर बन चुका है लेकिन दिल के मामले में एक नंबर का बेवकूफ है। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का। आरती जी उदास होकर बोलते हैं, यानी कि अभी हमें 6-7 साल और इंतजार करना पड़ेगा इस घर में बहू की चूड़ियों की खनक सुनने के लिए, क्योंकि ना तो शौर्य सुनने को तैयार है और शिवाय और अद्विक को तो भूल ही जाओ, उनका तो पता ही नहीं रहता कि कौन सी दुनिया में रहते हैं। कितने कितने महीनों तक तो ही घर नहीं आते हैं। अब तो बस क्रियांश से ही उम्मीद है, शायद वो सही समय पर शादी करके हमें हमारे मरने से पहले पोतों पोतियों का मुंह दिखा दे। तभी जान भी हंसते हुए बोलती है, उसकी शादी के लिए 6-7 साल इंतजार करने की क्या जरूरत है माँ, उसकी शादी कल करा दो, वह तो कल करने के लिए तैयार है और पक्का परसों तक आपको पोतो पोती भी दे देगा। इतना बोलने के बाद सभी औरतें हंसने लगती हैं। फिर शुभांगी थोड़ा सा उदास होकर बोलती है, पता नहीं माँ दोनों का क्या होगा, कहने को दोनों जुड़वा बच्चे हैं लेकिन एक दूसरे से बिल्कुल अलग, मिजाज भी दोनों का बिल्कुल अलग है, लेकिन पसंद दोनों की एक ही जैसी होती है। एक भी चीज ऐसी नहीं है जो दोनों की कॉमन ना हो, सिर्फ उनका बिजनेस छोड़कर। तभी नैना बोलती है, ये बात तो बिल्कुल सही बोल रही हो भाभी आप, कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं दोनों को लड़की भी एक ही पसंद ना जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया ना तो घर में भूचाल आ जाएगा, भूचाल। और फिर से सभी औरतें हंसने लगती हैं, लेकिन तभी शुभांगी एकदम सीरियस होकर बोलती हैं, पता नहीं दोनों का क्या होगा, इन दोनों को कोई लड़की पसंद आएगी भी या नहीं। एक तो इन दोनों का गुस्सा बिल्कुल अपने बाप पर गया है, दोनों का गुस्सा हमेशा नाक पर ही रखा रहता है, सिवाय तो फिर भी अपने गुस्से को जाहिर कर देता है, लेकिन अद्विक का गुस्सा जब सर पर चढ़ता है तो ज्वालामुखी की तरह पड़ता है। हमें तो डर लगता है कि कल को इनकी शादियां हो गई तो पता नहीं इनकी पत्नियां ने कैसे संभालेंगे। फिर शुभांगी अपने दोनों हाथ जोड़कर भगवान को प्रार्थना करते हुए बोलती है, भगवान जी बस जो भी इनके लाइफ में इनकी पत्नी बनकर आया, ये दोनों जिसको भी पसंद करें, बस उन्हें ना इतनी शक्ति दे देना कि वो दोनों इन दोनों के गुस्से को बर्दाश्त कर सके। आप बेचारे शुभांगी को क्या ही पता कि उसके दोनों पुत्र यह काम कर चुके हैं। ओपन माउथ स्माइल, ओपन माउथ स्माइल। एएस विला। काफी देर तक रोने के बाद नंदिनी और नित्या दोनों ही अपने आप को ठीक करके कमरे से बाहर आते हैं। नंदिनी और नित्या का कमरा एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने था। जब नंदिनी कमरे से बाहर निकलती है तो नित्या की नज़र भी नंदिनी पर पड़ जाती है। दोनों ही एक दूसरे को देखती हैं और फिर दोनों एक दूसरे के पास चलकर सीडीओ के पास आ जाती हैं, क्योंकि दोनों के ही कमरों के बीच में काफी ज्यादा गैप था। नंदिनी नित्या को बोलती है, भूख लगी है, तो नित्या भी अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। नित्या की गर्दन हाँ में हिलता हुआ देखकर नंदिनी और नित्या दोनों के ही चेहरे पर स्माइल आ जाते हैं। फिर दोनों नीचे डाइनिंग टेबल के पास आ जाती हैं, लेकिन वहां पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता तो दोनों किचन की तरफ चली जाती हैं।
वहां पर कुछ नौकर काम कर रहे थे, तो जब नंदिनी और नित्या वहां पर आती हैं तो वह सर्वेंट अपना सर झुका कर नित्य और नंदिनी से पूछते हैं, मैडम आपको कुछ चाहिए था? तो नित्य बोलती हैं, मुझे भूख लगी है, क्या कुछ खाने को है? तो सर्वेंट बोलता है, मैडम आप डाइनिंग टेबल पर चढ़कर बैठिए, हम खाना लेकर आते हैं। नंदिनी और नित्या सर्वेंट की बात सुनकर डाइनिंग टेबल की तरफ से जाकर बैठ जाती हैं। तभी नंदिनी का ध्यान नित्या के होठों पर जाता है, जहां पर एक हल्का सा कट लगा हुआ था और नित्या के होठों भी सूजे हुए थे, जिसे देखकर नंदिनी फिक्र करते हुए नित्य से पूछती है, नित्य ये क्या हुआ? जब नित्या का ध्यान जाता है कि नंदिनी किस बारे में पूछ रही है, तो नित्य शर्मा कर अपना चेहरा इधर उधर छुपाने लगती है। तभी नंदिनी उसकी हरकत को देखकर समझ जाती है और नंदिनी बहुत ही प्यार से नित्या से पूछती है, क्या ये सब कुछ शिवाय ने किया है? नंदिनी की बात सुनकर नित्य शर्म से लाल हो गई थी और अपना चेहरा नीचे झुकाकर बैठे हुए थे। नित्या नंदिनी के पूछने पर उससे सब कुछ बता देती है, जिसे सुनकर नंदिनी को बहुत गुस्सा आ जाता है। फिर नंदिनी नित्य को बोलती है, इन सब से बचने के लिए मेरे पास एक आइडिया है। तो नित्य सवालिया नजरों से नंदिनी को देखती है। तभी नंदिनी नित्या को कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनकर नित्य एकदम हैरान रह जाती है। नित्या की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और नित्य बहुत ही हैरान होकर नंदिनी को बोलती है, यह आप क्या बोल रही हो दी? आपको लगता है कि हम उनसे ये बातें बोलेंगे और वो मान जाएंगे? नंदिनी अपने चेहरे पर एक छात्र मुस्कान लाते हुए बोलती है, मानना पड़ेगा उन्हें, जब हम अपनी बातें उनके सामने रखेंगे तो उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और तब उन्हें हमारी सारी शर्तें माननी पड़ेगी। तभी नित्या नंदिनी की बात को काटते हुए बोलती है, पता नहीं दी, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ, मैं ये कह सकती हूँ कि शायद जीजू आपकी बात को मान जाएं, लेकिन अपने वाले का तो मुझे नहीं लगता। नित्या की बात सुनकर नंदिनी उसे घूर कर देखती है। जब नंदिनी नित्य को घूर कर देखती है तो नित्य अजीब सी शक्ल बनाकर बोलती है, क्या आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? अब मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि आप मुझे ऐसे घूर रही हो? नंदिनी नित्य के सर पर चपत लगाते हुए बोलती है, क्या कहा तूने अभी? जीजू? वो तेरे जीजू का मैं बन गए और मेरा वाला? मतलब क्या है इस बात का? नित्या अपने सर को सहलाते हुए बोलती है, क्या दी उन्होंने शादी की है आपसे तो जीजू ही बोलूंगी ना, उनको बड़ी हो आप मेरे से, आपके पति जीजू हुए ना मेरे। फिर नित्य नंदिनी से मजाक करते हुए उसके कंधे में अपना कंधा मारकर बोलती है, वैसे एक बात बताओ दीदी, जीजू ने किसी इस विश्व की या नहीं? नित्या की बात सुनकर नंदिनी आंखें बड़ा करके और मुंह खोलकर नित्या को देखती है और फिर उसे गुस्से में तकिए से मारते हुए बोलती है, बेशर्म लड़की, तुझे शर्म नहीं आती? अपनी बहन से ऐसी बातें करती है और मुझे क्या अपनी तरह समझ रखा है, जो पहले ही दिन होठों पर इतना बड़ा कट लेकर घूम रही है। नित्या भी गुस्से में तकिया उठा लेती है और नंदिनी को मारते हुए बोलती है, दी, मैंने कोई जानबूझकर नहीं किया था, जबरदस्ती की थी उन्होंने मेरे साथ। अब आपके पति शरीफ हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी बाल ब्रह्मचारी निकलेंगे। अब आपके पति की तरह मेरा पति बाल ब्रह्मचारी नहीं है, इसमें मेरी क्या गलती है? नंदिनी उसको फिर से तकिए से मारते हुए बोलती है, पहली बात तो ये कि मेरा पति और आपका पति बोलना बंद कर, अगर पहले ही तू उन्हें पति पति बोलती रहेगी तो उनसे अपनी शर्तें कैसे मनवाएगी? तू तो पहले ही उन्हें अपना पति मान कर बैठी है। नित्य मुंह बनाकर अपने कंधे को सहलाते हुए बोलती है, मुझे बिल्कुल नहीं लगता दी कि मेरे पति मानने वाले हैं। नित्या के मुंह से फिर से पति सुनकर नंदिनी गुस्से में जोर से मारते हुए बोलती है, फिर से पति? तो नित्या मुंह चढ़ाकर बोलती है, हाँ हाँ, मतलब शिवाय। हॉस्पिटल शौर्य का केबिन। शौर्य अपने केबिन में बैठकर आराम से फाइलें पढ़ रहा था। तभी शौर्य का फोन रिंग होता है। शौर्य बिना देखे ही फोन को उठाकर कान पर लगा लेता है और बोलता है, हेलो कौन? दूसरी तरफ मानसी अपनी मीठी सी आवाज में बोलती है, मैं बोल रही हूँ। मानसी, काम में इतना भी मत खोया करो कि फोन उठाते वक्त ये भी नहीं देखते कि किसका फोन आ रहा है। मानसी की आवाज सुनकर शौर्य के चेहरे पर एक प्यारी सी और हल्की सी मुस्कान आ जाती है।
शौर्य अपनी फाइल को बंद करते हुए बोलता है, अब अगर तुम मुझसे इतना दूर दूर रहोगी तो मुझे तो अपना समय काटने के लिए अपने काम पर ध्यान देना पड़ेगा ना। शौर्य की बात सुनकर नित्या के चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और नित्या शर्माते हुए बोलती है, तो ले चलिए अपनी दुल्हन बनाकर फिर हमेशा आपके पास रहूंगी। शौर्य, जिस दिन अद्वैत भाई और शिवाय भाई ने शादी कर ली ना, उससे अगले दिन ही तुम्हें उठाकर ले आऊंगा। घर वाले तो कब का पीछे पड़े हुए हैं, वो तो बस उन्हें शिवाय भाई और अद्वैत भाई की शादी होने तक रोकने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोलना पड़ता है। खैर वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुमने मुझे फोन क्यों किया है। शौर्य की बात सुनकर मानसी थोड़ा सा डरते हुए बोलती है, वो कॉलेज, वो दोस्त, वो शौर्य, ये क्या वो लगा रखा है? साफ साफ बोलो, क्या हुआ? कुछ हुआ था क्या कॉलेज में आज? किसी ने तुमसे कुछ कहा? शौर्य की बात को सुनकर मानसी एक गहरी सांस लेती है और फिर एक ही सांस में बोल देती है, वो कॉलेज से कुछ दोस्त ऋषिकेश घूमने जा रहे हैं, तो क्या मैं भी उनके साथ जा सकती हूँ? मानसी की बात सुनकर शौर्य एकदम चुप हो जाता है और जब मानसी को फोन के दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आती तो मानसी अपना फोन कान से हटाकर एक बार देखती है कि कहीं कॉल कट तो नहीं गई, लेकिन कॉल चालू थी तो मानसी बोलती है, हेलो हेलो शौर्य, आप मेरी बात सुन रहे हैं? तभी शौर्य की कड़क आवाज आती है, कहीं नहीं जा रही हो, तुम चुपचाप से घर पर रहो, आराम से समझ में आए बात। मानसी पर शौर्य मानसी की बात को बीच में ही काटते हुए बोलता है, पर वर कुछ नहीं, मुझे इस बारे में दोबारा कोई बात नहीं करनी है और कोई बहस नहीं चाहिए, तो आराम से घर पर बैठो और मैं शाम को आकर तुमसे मिलता हूँ। मानसी कुछ और बोलती उससे पहले ही शौर्य कॉल कट कर देता है, तो मानसी गुस्से में अपनी फोन को घूरते हुए बोलती है, खडूस एकदू जिराफ कहीं का, ना तो मेरी बात सुनी होती है और ना ही मेरी कोई बात मान नहीं होती है, बस अपना ही हुक्म चलाना रहता है हमेशा से। तुम आओ शाम को मुझसे मिलने के लिए, मैंने भी तुम्हें खुद से 6 फुट की दूरी पर ना रखा तो मेरा नाम भी मानसी नहीं। इतना बोलकर मानसी अपने बेड पर मुंह के बल लेट जाती है और तकिए को अपने सर के ऊपर रख लेती है। एएस विला हॉल में नंदिनी और नित्य दोनों ही हॉल में बैठकर टीवी पर टॉम एंड जेरी कार्टून देख रही थी और अपने आप में ही हंस रही थी। तभी उन्हें अद्वैत और शौर्य की कार के आने की आवाज सुनाई देती है, तो नंदिनी जल्दी से टीवी बंद कर देती है और एकदम सीरियस होकर बैठ जाती है और नित्य को भी सीरियस होकर बैठने का इशारा करती है। थोड़ी ही देर में अद्वैत और शिवाय घर के अंदर आते हैं तो हॉल में नंदिनी और नित्य को बैठे हुए देखते हैं। तभी नंदिनी और नित्या से शिवाय और अद्वैत पूछते हैं, खाना खाया तुमने? तो नंदिनी और नित्या बस हमें अपना सर हिला देती हैं, तो दोनों ही अपने कमरे में चले जाते हैं और कुछ ही देर में फ्रेश होकर नीचे आते हैं। दोनों ने ही इस वक्त कैजुअल लोअर और टी शर्ट पहना हुआ था और दोनों ही उस कैजुअल लुक में भी बहुत ही ज्यादा हॉट एंड हैंडसम लग रहे थे। फिर अद्वैत और शिवाय नंदिनी और नित्य का हाथ पकड़ते हुए उन्हें डाइनिंग टेबल पर लेकर आते हैं और अपने साथ बैठा लेते हैं। तभी नंदिनी और नित्य दोनों ही बोलती हैं, आप खाना खाए? हम खाना खा चुके हैं। अद्वैत, ठीक है आप दोनों खाना खा चुके हो, लेकिन हमारे साथ बैठकर थोड़ा सा और खा लो। शिवाय, वैसे भी तुम दोनों इतनी पतली हो कि थोड़ा और खा भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शिवाय की बात पर नंदरी और नित्या दोनों को ही बहुत गुस्सा आता है, लेकिन उन्हें अभी अपनी बात मनवानी थी, इसलिए दोनों कुछ नहीं बोलती और दोनों के साथ खाना खाने लगती हैं। थोड़ी देर बाद में अद्वैत और शिवाय हॉल में बैठे हुए थे। तभी नंदिनी और नित्या भी उनके सामने बैठे हुए थे और नंदिनी नित्य को बोलने का इशारा कर रही थी, तो नित्या नंदिनी को बोलने का इशारा कर रही थी और दोनों को ही इस तरह से देखकर अद्वैत और शिवाय दोनों एक साथ बोलते हैं, क्या हुआ, कुछ बोलना चाहती हो? तभी नंदिनी थोड़ी सी गहरी सांस लेकर खुद को हिम्मत देती है और बोलती है, देखिए आप दोनों ने हमसे जबरदस्ती शादी की है और हम इस शादी को नहीं मानते, लेकिन कानूनी तौर पर शादी तो हुई है, तो हमें थोड़ा सा वक्त चाहिए आप दोनों को अपनाने के लिए, इस शादी को अपनाने के लिए। तो जब तक हम खुद से तैयार नहीं हो जाते तो हमारी कुछ शर्तें हैं। शिवाय,
अच्छा, और आप दोनों को ऐसा क्यों लगता है कि हम आपकी कोई भी शर्त मानेंगे या फिर आप दोनों हमारे सामने शर्तें रख सकती हैं? अद्विक, 1 मिनट शिवाय, सुन लेते हैं। आखिर इनकी क्या शर्तें हैं? नंदिनी, जब तक हम खुद से तैयार नहीं हो जाते हम आप दोनों के साथ आपके कमरे में नहीं रहेंगे। हमें अपने लिए अलग कमरा चाहिए। नित्या, ओह और जब तक हम इस शादी को नहीं मान लेते आप हमें हाथ नहीं लगाएंगे। मतलब कोई भी जेकल मतलब कोई भी रिलेशन हमारे बीच में नहीं होगा। नंदिनी, और जब तक हम खुद इस शादी को एक्सेप्ट नहीं कर लेते आप हमारी शादी के बारे में किसी को नहीं बताएंगे। नित्या, और हमें जॉब चाहिए, हमें जॉब की जरूरत है। इतना बोलकर नंदिनी और नित्या थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं और फिर नंदिनी बोलती हैं, बस यही 4 शर्तें हैं हमारी। अद्विक अपनी जगह से खड़ा होता है और नंदिनी के पास आते हुए बोलता है, तुम्हारी 3 शर्तें तो समझ में आती हैं लेकिन चौथी शर्त की तुम जॉब करना चाहती हो। शिवाय, इसका मतलब ये है कि जब भी इन्हें मौका मिलेगा ये यहाँ से फरार हो जाएंगी। अद्विक, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे छोटे से दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है वो हमें समझ में नहीं आती। अद्विक और शिवाय की बातें सुनकर नंदिनी और नित्य दोनों ही हैरान रह जाती हैं। नंदिनी और नित्या दोनों ही एक दूसरे को सवालिया नजरों से देख रही थी, जैसे आंखों ही आंखों में पूछ रही हूं कि इन्हें सारी बातें पहले ही कैसे पता चल जाती हैं। अद्विक, अगर तुम्हारी बेहुदा शर्तों का ड्रामा खत्म हो गया हो तो चले कमरे में। शिवाय, और अब हम बहुत ज्यादा थक गए हैं तो हमें नींद आ रही है, इसलिए अब चुपचाप चलो कमरे में। इतना बोलकर शिवाय नित्या का हाथ पकड़ता है और उसे अपने साथ कमरे में ले जाता है। और नंदिनी बस तरसती निगाहों से नित्या को अपने सामने से जाते हुए देखती रह जाती है, इस बात से बेखबर कि 2 जोड़ी आंखें कितनी देर से उसे ही घूर रही हैं। लेकिन तभी नंदिनी को भी अपने ऊपर किसी की निगाहों की तपिश महसूस होती है और फिर जब नंदिनी पीछे पलट कर देखती है तो अद्विक कब से उसे ही देख रहा था। अद्विक की नज़रों को देखकर नंदिनी अपनी नज़रें अद्विक से फेर लेती है, क्योंकि अद्विक की नज़रों की तपस्या नंदिनी बर्दाश्त नहीं कर पाती। तभी अद्विक भी 2 कदम आगे बढ़ाकर नंदिनी के पास आता है और फिर उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और नंदिनी एकदम से चौंक जाती है। नंदिनी आसपास देखते हुए अद्विक की बाहों में छटपटाते हुए बोलती है, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए, मुझे नीचे उतारे हैं। आपने मुझे इस तरह से क्यों उठाया हुआ है? नीचे उतारे मुझे। लेकिन अद्विक नंदिनी की बातों को इग्नोर करते हुए नंदिनी को अपनी बाहों में उठाए हुए ही अपने कमरे में ले जाता है। अपने कमरे में पहुंचने के बाद अद्विक अपने पैर से दरवाजे को खोलता है और कमरे में आकर नंदिनी को नीचे उतारता है और दरवाजे को बंद करते हुए दरवाजे से नंदिनी को सटा देता है। अद्विक ने अपने दोनों हाथ दरवाजे पर टिकाए हुए थे और अपनी बाहों के घेरे में नंदिनी को खड़ा किया हुआ था। अद्विक नंदिनी की आंखों में देखते हुए बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, घर पर खाली पड़े हुए दिमाग कुछ ज्यादा ही चलाने लगी हो मिसेस राठौर। अद्विक की बात सुनकर नंदिनी हैरानी से अधिक को देखने लगती हैं और अद्विक की कही बातों को समझने की कोशिश करने लगती हैं। नंदिनी को इतना कंफ्यूज देखकर अद्विक नंदिनी से बोलता है, अपने छोटे से दिमाग पर जोर डालना बंद करो और ये जो फालतू के आइडियाज तुम्हारे दिमाग में आते हैं मुझसे दूर जाने के इन ख्यालों को अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो उसकी सजा तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगी। अद्विक की बातें सुनकर नंदिनी को अंदर ही अंदर डर लगने लगता है, लेकिन फिर भी नंदिनी अद्विक के सामने अपनी डर को छुपाते हुए बोलती है, आप हमें जबरदस्ती अपने घर में कैद करके नहीं रख सकते। हम नहीं मानते शादी को और ना ही आपको अपना पति मानते हैं, तो क्यों आप हमें जबरदस्ती अपने घर में रखना चाहते हैं? क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ ऐसा? नंदिनी की बात सुनकर अद्विक को बहुत गुस्सा आता है और अद्विक गुस्से में दरवाजे पर हाथ मारते हुए बोलता है, बिकॉज आई लव यू डैम इट। आदमी के इस तरह अचानक गुस्सा करने से नंदिनी एकदम डर जाती है और डर से उछल जाती है। अद्विक अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन अद्विक से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था।
बार बार नंदिनी का उससे दूर जाने के बारे में सोचना अद्विक के गुस्से को बढ़ा रहा था। अद्विक झटके से नंदिनी की कमर को पकड़कर खुद से चिपका लेता है और फिर दूसरे हाथ से नंदिनी के बालों को मुट्ठी में लेता है और नंदिनी के चेहरे को ऊपर करता है। नंदिनी के कांपते हुए होंठ अद्विक की आंखों के सामने आ जाते हैं और अद्विक अपनी फीलिंग को कंट्रोल न करते हुए नंदिनी के होठों पर अपने होंठ रख देता है। अपने होठों पर अद्विक के होठों को महसूस करके नंदिनी की दिल की रफ्तार बुलेट ट्रेन की तरह तेज हो जाती है। अद्विक नंदिनी के होठों को बहुत ही जोर से स्मूच कर रहा था। अद्विक कभी नंदिनी के निचले होंठ को शक करता तो कभी नंदिनी के ऊपर होठ को शक करता, और अब नंदिनी को अपने होठों पर दर्द महसूस होने लगता है। नंदिनी को अद्विक का गुस्सा भी इस किस में फील हो रहा था। अद्विक अपनी जीभ से नंदिनी के होठों को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन नंदिनी अपने होठ नहीं खोल रही थी तो अद्विक नंदिनी की कमर को जोर से दबा देता है, जिससे नंदिनी अपने होंठ खोल देती है और अद्विक अपनी जीभ को नंदिनी के मुंह में एंटर करता है। और अब की अद्विक किस और भी ज्यादा पैशनेट और डीप होते जा रही थी। अद्विक ऐसे ही किस करते हुए नंदिनी को बेड के पास ले आता है और ऐसे ही किस करते हुए अद्विक नंदिनी को लेकर बेड पर गिर जाता है। और अब नंदिनी बेड पर लेटी हुई थी और अद्विक नंदिनी के ऊपर था और अभी भी पूरे पैशन के साथ नंदिनी को किस कर रहा था। नंदिनी अपने दोनों हाथों से अद्विक को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन अद्विक पर उसका कोई असर नहीं होता, बल्कि नंदिनी जितना अद्विक को खुद से दूर करने की कोशिश करती है, अद्विक उतना ही नंदिनी को अपनी बाहों में जकड़ रहा था। पूरे 15 मिनट की लॉन्ग किस के बाद अद्विक को जब महसूस होता है कि नंदिनी अब सांस नहीं ले पा रही तो अद्विक जोर से नंदिनी के होठों पर काटते हुए नंदिनी के होठों को छोड़ देता है। अद्विक के छोड़ते ही नंदिनी जोर जोर से सांसें लेते हुए खुद को शांत करने लगती है और अद्विक ध्यान से नंदिनी को ही देख रहा था। फिर अद्विक नंदिनी के गालों को पकड़ते हुए बोलता है, आगे से अपने छोटे से दिमाग में ये बात अच्छे से बैठा लो कि अब तुम मेरी पत्नी हो और तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। अगर तुमने मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो इससे आगे बढ़ने में मुझे जरा भी देर नहीं लगेगी। इतना बोलकर अद्विक नंदिनी के ऊपर से उठकर साइड में लेट जाता है और नंदिनी को खींचकर अपनी बाहों में जकड़ लेता है। अद्विक अपनी आंखें बंद किए हुए ही नंदिनी की कमर को सहलाते हुए बोलता है, सो जाओ जान, सो जाओ अब। नंदिनी अद्विक के जुनून को देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए नंदिनी अब बिना कोई हरकत किए अद्विक की बाहों में सोने की कोशिश करने लगती है और थोड़ी ही देर में नंदिनी की सांसें भारी हो जाती हैं। शिवाय का कमरा। नित्या बिस्तर पर लेटी हुई थी और शिवाय नित्या के ऊपर था। शिवाय ने नित्या के गले से उसका रुपटा निकाल कर जमीन पर फेंक दिया था और शिवाय नित्या के होठों को बहुत ही पैशनेट के साथ चूम रहा था। शिवाय पिछले 20 मिनट से नित्या के होठों को ऐसे ही चूम रहा था और अब नित्या की सांसें भी भारी होने लगी थी और शिवाय का एक हाथ अब नित्या के पूरे शरीर पर चल रहा था। शिवाय अपने एक हाथ को नित्या की कमर पर ले जाते हुए नित्या के सूट की जिप को खोलने लगता है और यह बात महसूस करते हुए नित्या अपने दोनों हाथों से शिवाय को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन तभी शिवाय नित्या के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसके सर के ऊपर कर देता है। और अब शिवाय एक हाथ से नित्या के दोनों हाथों को पकड़ता है और दूसरे हाथ से नित्या की कमर को सहलाने लगता है और अब शिवाय नित्या के होठों को छोड़कर उसके गाल पर जोर से काट लेता है और फिर उसके गाल को चूमते हुए धीरे धीरे उसकी गर्दन पर चूमने लगता है। शिवाय के काटने से नित्या की सिसकियां निकलने लगती हैं। शिवाय नित्या की कॉलर बोन को चूम रहा था और धीरे से उसके कंधे से सूट को नीचे करते हुए नित्या की क्लीवेज पर आ रहा था, लेकिन तभी नित्या सिसकते हुए बोलती है, प्लीज रुक जाइए, इससे आगे नहीं, प्लीज रुक जाइए, इससे आगे मत करिए, मत बढ़िया आगे, प्लीज रुक जाइए। शिवाय अपना चेहरा थोड़ा सा ऊपर उठाकर नित्या के चेहरे को देखता है, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। नित्या का आंसुओं से भरा चेहरा देखकर शिवाय अपनी आंखें बंद कर लेता है और एक गहरी सांस लेते हुए नित्या के ऊपर से हटकर उसकी बगल में लेट जाता है और फिर नित्या को खींचकर अपने ऊपर ले आता है।
शिवाय अपना हाथ नित्या की कमर पर रखकर उसके सूट की जिप को बंद कर देता है और फिर उसके सर को सहलाते हुए उसके माथे को चूम कर बोलता है, सो जाओ, कुछ नहीं कर रहा मैं। नित्या शिवाय से इतना डर गई थी कि अब नित्या शिवाय की बाहों में बिल्कुल भी हलचल नहीं करती और चुपचाप आंखें बंद करके सो जाती है। अर्जुन का कमरा। अर्जुन शुभांगी को अपनी बाहों में ले सो रहा था और रात के करीबन 11:30 बज रहे थे। तभी अर्जुन की नींद एक फ़ोन कॉल से खुल जाती है और जब अर्जुन फ़ोन उठाकर देखता है तो किसी अननोन पर्सन का फ़ोन आ रहा था। अर्जुन शुभांगी के सर को, जो कि उसके सीने पर रखा हुआ था, बहुत ही आराम से तकिए पर रखता है और फ़ोन को उठाकर बालकनी में चला जाता है ताकि शुभांगी की नींद खराब ना हो। जैसे ही अर्जुन फ़ोन उठाकर सामने वाले की बात सुनता है तो अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। अपने फ़ोन पर किसी अननोन नंबर का कॉल आता हुआ देखकर अर्जुन की आईब्रो आपस में सिकुड़ जाते हैं। अर्जुन कॉल पिकअप करके अपने कान पर लगाकर बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, हेलो। अर्जुन को सामने से भी किसी 50 से 55 साल के उम्र के आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। सामने से भी कोई गंभीर आवाज में बोलता है, हेलो मिस्टर राठौर। अर्जुन, हु इज स्पीकिंग? आदमी, हम मुंबई शहर के एमएलए बोल रहे हैं, कलुआ सिंह। अर्जुन, तो इतनी रात में तुमने मुझे क्यों फ़ोन किया है? मैं क्या तुम्हें अपनी पार्टी का कार्यकर्ता लग रहा हूँ? और अगर अपनी पार्टी के लिए फंड चाहिए तो ऑफिस में आकर बात करना, और आइंदा से मुझे डायरेक्टली कॉल करने की गलती कभी मत करना। इतना बोलकर अर्जुन अपना कॉल कट करने वाला होता है, तभी सामने से आवाज़ आती है, फ़ोन काटने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा मिस्टर अर्जुन राठौर, और मैंने यहाँ पर तुम्हें कोई पार्टी का फंड मांगने के लिए कॉल नहीं किया है, और अगर तुमने फ़ोन कट कर दिया तो ऐसा ना हो कि इसकी भरपाई तुम्हें अपने सारे बच्चों की मौत से चुकाना पड़े। अर्जुन के हाथ फ़ोन काटते हुए रुक जाते हैं, लेकिन अर्जुन का चेहरा गुस्से से काला पड़ जाता है। अर्जुन, तुम शायद जानते नहीं हो तुम किससे बात कर रहे हो, क्योंकि अगर तुम्हें पता होता कि तुम किससे बात कर रहे हो तो ऐसे शब्द अपने मुंह से निकालने से पहले तुमने 100 बार सोचा होता। कलुआ सिंह, हमें अच्छे से पता है कि हम किससे बात कर रहे हैं, लेकिन तुम नहीं जानते कि तुम किससे बात कर रहे हो। हमें सिर्फ एक मामूली सा एमएलए समझने की कोशिश मत करना, हमारी बहुत दूर तक है। ना जाने कितने मर्डर करके हम इस पोजीशन पर पहुंचे हैं। वैसे कहने को तो तुम्हारे सिर्फ 2 बेटे हैं, लेकिन अपने बाकी के घर के बच्चों को भी तुम अपने सगे बच्चों से कम नहीं समझते। तुम्हारा बड़ा बेटा अद्विक राठौर वेपन किंग वेपन बनाता है ना, और तुम्हारा छोटा बेटा शिवाय राठौर रियल स्टेट किंग, और तुम्हारा बड़ा बेटा भी अपने छोटे भाई के साथ रियल स्टेट का भी बिजनेस करता है। दोनों भाई मिलकर रियल स्टेट का बिजनेस करते हैं, लेकिन बड़ा बेटा उसके अलावा वेपन भी बनाता है। मान लो कि किसी दिन तुम्हारे दोनों बेटे अपने काम से वापस लौट रहे हों और रास्ते में उनकी ट्रक से टक्कर हो जाए, या फिर कुछ लोग उन्हें बीच सड़क पर घेर लें और फिर किसी कुत्ते की तरह उन्हें। अर्जुन उस आदमी की बात बीच में काटते हुए बोलता है, कुत्तों की तरह कुत्ते मरते हैं, शेर नहीं, हाथ लगाने की कोशिश भी मत करना वरना फाड़ कर रख देंगे। अर्जुन राठौर एक बब्बर शेर की औलाद है वो। कलुआ सिंह, जब एक साथ 100 लोग घेरते हैं ना तो शेर भी पिंजरे में बंद हो जाता है। और फिर तुम्हारे दोस्त कहाँ पर था? शौर्य राणावत, दिल का बहुत बड़ा डॉक्टर है ना वो, और उसी की हिम्मत हुई थी ना मेरे छोटे भाई पर हाथ उठाने की और सबके सामने उसे मारने की। अर्जुन अपने चेहरे पर एक गहरी खतरनाक मुस्कुराहट लाकर बोलता है, कलुआ सिंह यानी कि कंचना सिंह का बड़ा भाई, वही कंचना सिंह जैसे मुंबई के पास वाले गांव में कुत्तों की तरह मारा था। कलुआ सिंह गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, मैं जानता हूं अर्जुन कि मेरा भाई तेरे पास है, मेरे भाई को सही सलामत वापस कर दे, वरना अपने खानदान के हर एक चिराग की चिता जलाने के लिए तैयार रहना। अर्जुन, मेरे खानदान के चिरागों की चिता जलाने से पहले अपने पूरे खानदान की अर्थी सजा लेना। कलुआ सिंह, एक लड़की का बलात्कार ही किया था ना उसने अपने पुलिस स्टेशन में, और मान ले कि उसी पुलिस स्टेशन में तेरी बेटी खुशी राणावत का बलात्कार हो उसमें। अर्जुन, गलती कर दी,
तूने ये शब्द मेरी बच्ची के बारे में निकाल कर अब तो पूरी दुनिया के किसी भी कोने में जाकर छुप जा, अर्जुन राठौर के कहर से नहीं बच पाएगा। कलुआ सिंह, मुझे मारने के बारे में सोचने से अच्छा है कि अपनी औलाद को बचाने के बारे में सोच, क्योंकि तू मेरी पावर को नहीं जानता। मैं कितना बड़ा गुंडा रह चुका हूँ और कितने मर्डर आज तक मैंने किए हैं मुझे भी नहीं पता। उनमें से अगर 5 मर्डर और भी हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। अर्जुन, अगर तुझ में जरा सी भी हिम्मत है ना, तुम मेरे किसी भी बेटे को हाथ लगा कर दिखा। कलुआ सिंह जोर शोर से हंसते हुए बोलता है, तो कल अपने दोनों बेटों की अर्थी तैयार रखना। क्या नाम है तेरे बेटों का? अद्विक और शिवाय। कल शाम तक उनकी मौत की खबर तुझे मिल जाएगी। इतना बोलकर कलुआ फोन काट देता है। अर्जुन अपने फोन को देखते हुए मुस्कुरा कर बोलता है, अगर कल तू जिंदा बचा तो तुझसे दोबारा बात होगी। अर्जुन अपने कमरे में जाता है और बेफिक्री से अपने फोन को टेबल पर रखे शुभांगी को अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। अगली सुबह अद्विक का कमरा। अद्विक की आंखें खुलती हैं तो नंदनी को अपनी बाहों में किसी खरगोश के बच्चे की तरह सुकून से सोते हुए देखता है। नंदनी को देखकर अद्विक के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। अद्विक प्यार से नंदिनी के माथे को चूम लेता है और फिर गौर से नंदिनी को देखने लगता है। सुबह सुबह होने के कारण नंदिनी का चेहरा किसी खिले हुए गुलाब की तरह चमक रहा था। कुछ पल ऐसे ही सुकून से देखने के बाद अद्विक आराम से उठता है और वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी ही देर में वॉशरूम से बाहर आकर अद्विक जिम करने के लिए जिम में चला जाता है। दूसरी तरफ शिवाय का कमरा। जब शिवाय की आंखें खोल दी हैं तो उन नित्य लगभग शिवाय के ऊपर चढ़कर सो रही थी। नित्या को ऐसे सोता हुआ देखकर शिवाय के चेहरे पर बहुत बड़ी वाली स्माइल आ जाती है और शिवाय बहुत ही प्यार से नित्य के गाल को चूम लेता है। फिर शिवाय भी एक्सरसाइज करने के लिए जिम में चला जाता है। उनके जाने के थोड़ी देर बाद में ही नंदिनी और नित्या दोनों की आंखें खुल जाती हैं। दोनों ही बड़ी नजाकत से अंगड़ाई लेते हुए अपनी आंखें खोलकर बिस्तर पर बैठ जाती हैं। कमरे को देखकर दोनों को ही कुछ याद आता है और दोनों अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाकर किसी को ढूंढने लगती हैं। और ये तो आपको पता ही है कि दोनों इस वक्त किसे ढूंढ रही थी। जब नंदिनी और नित्य को कन्फर्म हो जाता है कि अद्विक और शिवाय कमरे में नहीं है तो दोनों चैन की सांस लेते हुए बिस्तर से उठती हैं और वॉशरूम में चली जाती हैं। थोड़ी ही देर में नंदिनी नहाकर वापस आती है। नंदिनी ने इस वक्त ब्लू कलर की जीन्स पहन रखी थी और उसके ऊपर एक येलो कलर का लॉन्ग कुर्ता पहना हुआ था, जिसका पीछे का गला काफी बड़ा था और उसमें पीछे की तरफ 4 डोरियां लगी हुई थी। नंदिनी के बाल गीले थे जिन्हें नंदिनी ने आगे की तरफ एक साइड में किया हुआ था। नंदिनी से 2 डोरियां तो आराम से बंध जाती हैं, लेकिन तीसरी डोरी पर नंदिनी के हाथ नहीं जा रहे थे। नंदिनी तीसरी डोरी को बांधने के लिए बहुत ही मुश्किल कर रही थी और तभी नंदिनी को अपनी कमर पर किसी के गर्म हाथ महसूस होते हैं और अपने कंधे पर किसी की गर्म सांसें। नंदिनी इस वक्त आईने के सामने खड़ी थी और नंदिनी जब आईने में देखती है तो अद्विक नंदिनी के पीछे से उसकी कमर को सहला रहा था और धीरे धीरे नंदिनी के कंधे को चूम रहा था। नंदिनी ने जो 2 डोरियां बांध ली थी, अद्विक के हाथ धीरे धीरे उन डोरियों को खोलने में लगे हुए थे। अद्विक की हरकत को महसूस करके नंदिनी की सांसें तेज होने लगती हैं और नंदिनी की दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। नंदिनी अपने दोनों हाथों से अपने कुर्ती को पकड़ लेती है। नंदिनी अद्विक से दूर होने की कोशिश करती है कि तभी अद्विक नंदिनी के पेट से पकड़कर खुद से चिपका लेता है। नंदिनी की पीठ अद्विक सीने से लगी हुई थी। अद्विक अपना चेहरा नंदिनी की गर्दन पर झुकाता है और अपने गर्म होठों से नंदिनी की गर्दन को सहलाने लगता है। नंदिनी से आती हुई भीनी भीनी खुशबू अद्विक को मदहोश कर रही थी। अद्विक धीरे धीरे नंदिनी की गर्दन को चूमने लगता है और यह महसूस करके नंदिनी की सांसें और भी ज्यादा गहरी हो जाती हैं, जिससे नंदिनी का सीना ऊपर नीचे होने लगता है। अद्विक नंदिनी को अपनी तरफ पलटता है और फिर नंदिनी को दीवार से लगा देता है और मदहोश होकर नंदिनी की गर्दन और कॉलर बोन को चूमने लगता है।
नंदिनी अभी अभी नहा कर आई थी और नंदिनी के बाल गीले थे जिनसे अभी भी पानी टपक रहा था और वो पानी नंदिनी की गर्दन से होते हुए उसकी क्लीवेज में कहीं खो रहा था और अद्विक इस वक्त उसी पानी को पीने में लगा हुआ था। अद्विक के हाथ नंदिनी की कमर को सहला रहे थे। अद्विक आगे बढ़ता उससे पहले ही अद्विक का फोन रिंग करने लगता है जिसे अद्विक पहले तो इग्नोर करता है, लेकिन बार बार फोन रिंग होने की वजह से अद्विक इरिटेट हो जाता है और अद्विक गुस्से में नंदिनी की गर्दन पर जोर से वाइट कर लेता है और फिर नंदिनी को छोड़कर अपना फोन गुस्से में उठाता है। और अद्विक के काटने पर नंदिनी अपने होश में आती है क्योंकि अद्विक के अचानक इस तरह उसके करीब आने से नंदिनी भी एक शॉक में चली गई थी और अद्विक की छूने से नंदिनी भी मदहोश होने लगी थी। अब नंदिनी को खुद पर ही शर्म आ रही थी कि वो ऐसे कैसे बहक सकती है। नंदिनी शर्मा कर कमरे से बाहर भागने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी अद्विक नंदिनी का हाथ पकड़ लेता है और नंदिनी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पहले ही अद्विक नंदिनी को अपने पास खींच लेता है और फिर अपने हाथ नंदिनी की कमर पर चलाते हुए उसकी डोरी बांध देता है और फिर बहुत ही प्यार से नंदिनी के माथे को चूमते हुए नंदिनी को छोड़ देता है और खुद वॉशरूम में चला जाता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।